जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स 12th क्लास चैप्टर 5 पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। इसमें हम देख चुके हैं कि बाजार संतुलन क्या होता है, बाजार क्या होता है, साम्य कीमत क्या होता है, अधिपूर्ति क्या होता है, अधिमांग क्या होता है। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आज इसमें हम देखेंगे कि वस्तु बाजार तथा श्रम बाजार में मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वस्तु बाजार और श्रम बाजार क्या होता है। तो वस्तु बाजार में सबसे पहले क्या होता है कि वस्तुओं की मांग होती है और वस्तुओं की पूर्ति होती है। और श्रम बाजार में क्या होती है कि श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग होती है। यहाँ श्रम का मतलब हो गया श्रमिक, आप समझ सकते हैं। और वस्तु बाजार तो समझते हैं कि वस्तु की मांग होती है और वस्तु की पूर्ति होती है। तो एक दूसरे का ये एकदम विपरीत होता है। वस्तु बाजार जो होता है उसकी पूर्ति, वस्तु बाजार में वस्तु की जो पूर्ति होती है वो फर्म करती है। वस्तु की पूर्ति कौन करती है? तो फर्म करती है। और इसका मांग जो करती है, मांग करने वाला कोई परिवार होगा, यानी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा वो किसी न किसी परिवार से बिलोंग करेगा। यानी मांग कौन करेगा? तो कोई परिवार करेगा। और यहीं जस्ट इसका उल्टा जब देखेंगे हम श्रम बाजार में, तो श्रम बाजार में इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पूर्ति कौन करता है? तो श्रम की पूर्ति जो करता है वो परिवार करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम करने के लिए आएगा वो किसी न किसी परिवार से बिलोंग करेगा, तब वो काम करने के लिए आएगा। अब उसके बाद मांग कौन करता है? तो श्रम का जो मांग करता है वो फर्म करता है। श्रम का मांग कौन करता है? तो वो फर्म करता है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। वस्तु बाजार में वस्तु का मांग जो करता है वो कोई परिवार वाला करता है वस्तु का मांग, और पूर्ति कौन करता है वस्तु का पूर्ति? तो कोई फर्म या फैक्ट्री करती है। लेकिन श्रम बाजार में क्या होता है कि वस्तु तो यहाँ है नहीं, श्रम का जो पूर्ति करती है वो कोई परिवार करती है, और मांग जो करती है वो कोई फैक्ट्री या कोई फर्म करती है। तो इन दोनों का हमको क्या देखना है कि वक्र कैसा होता है। देखिए वस्तु बाजार में हम तो देख चुके हैं इसका वक्र और मांग, पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए श्रम बाजार में, तो श्रम बाजार में देखिए जब किसी वस्तु की एक साइड यहाँ कीमत लीजिए और नीचे श्रम की मांग। पहले हम श्रम की मांग देखते हैं, फिर उसकी पूर्ति देखेंगे। श्रम की मांग देखिए इसकी जो होगी इस तरह से होगी। अब इसमें देखिए जैसे जैसे कीमत ज़्यादा होगा तो श्रम की मांग कम होगी, जैसे जैसे कीमत कम होते जाएगा वैसे वैसे श्रम की मांग अधिक होगी। यहाँ कीमत का मतलब हो जाएगा मजदूरी। कीमत का मतलब क्या हो जाएगा? मजदूरी। अब देखिए इसमें अगर मजदूरी दर अधिक है तो श्रम की मांग कम होगी, और अगर मजदूरी दर कम है तो श्रम की मांग अधिक होगी। क्योंकि अधिक कीमत पर हम कम मजदूर मंगाते हैं और कम कीमत पर यानी कम मजदूरी दर पर हम अधिक श्रमिक बुलाते हैं। तो ये इसका इस तरह से हो जाएगा, बाएं से दाएं की ओर ढाल वाला। अब दूसरा देख लीजिए पूर्ति। पूर्ति इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो इससे होगा। अगर कीमत अधिक है तो श्रम कीमत के मतलब समझ लीजिए, अब यहाँ की क्या हो जाएगा? मजदूरी हो जाएगा। अगर मजदूरी अधिक है तो पूर्ति भी अधिक होगा, और कीमत अगर यानी मजदूरी अगर कम है तो पूर्ति भी कम होगी। देखिए यहाँ श्रम की पूर्ति, देखिए श्रम की पूर्ति जो होती है कोई ना कोई परिवार से करती है। तो देखिए जैसे अगर मजदूरी दर अगर हमें ज़्यादा मिले तो काम करने वाले श्रमिक भी हम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। भले हम रखें ना रखें वो बात की बात है, लेकिन श्रमिक अवेलेबल ज़्यादा होता है अगर मजदूरी दर अधिक है तो। और अगर मजदूरी दर कम है तो श्रमिक आना पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से मजदूरी दर कम होने की वजह से मांग तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन श्रमिक अवेलेबल नहीं होते हैं। और वहीं जब मजदूरी दर अधिक होता है, श्रमिक अवेलेबल अधिक होते हैं, उस समय काम करवाने वाले लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। अन्य हम कह सकते हैं कि जब किसी श्रम बाजार में मजदूरी दर अधिक होती है तो श्रम की पूर्ति अधिक होती है, और
जब किसी बाजार में मजदूरी दर अधिक होती है तो श्रम की मांग कम होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आइए हम आगे देखते हैं, उत्पादक के संतुलन की परिभाषा दें। देखिए, उत्पादक के संतुलन की परिभाषा दें तो सबसे पहले जानते हैं उत्पादक के संतुलन क्या होती है। तो देखिए, जब कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है तो उसको वैसा उत्पादन, जब उस उत्पादन पर वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, उत्पादक का संतुलन कहेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे लिए बोले थे कि बाजार संतुलन कब होता है, जब मांग और पूर्ति बराबर होती है तो बाजार संतुलन होता है। लेकिन कोई उत्पादक तभी वो संतुलित हो सकता है जब वो लाभ अधिकतम से अधिकतम कमाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादक संतुलन कहेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखे भी हैं, उत्पादन की वह मात्रा जिस पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक का संतुलन कहते हैं। अगर देखिए, मान लीजिए कि कोई उत्पादन कर रहा है, पहले 500 उत्पादन कर रहा है, इस पर उसको लाभ तो हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए था, वो जितना उम्मीद रखा था उतना नहीं हो रहा है। अब वो 1000 का उत्पादन कर रहा है, अब उसको लाभ हो रहा है अधिकतम। अगर वो 1200 का उत्पादन कर दे रहा है, अब क्या हो जाएगा, उसका कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी हो जाएगा जो उसका बिकेगा ही नहीं। तो उसका क्या होगा, बिकेगा ही नहीं। जब नहीं बिकेगा तो उसको लॉस लग जाएगा। तो इस स्थिति में उसे क्या होगा, उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। 500 का जब उत्पादन किया तो मांग ज़्यादा था, कुछ और मांग कर रहे थे लोग, तो जो इसको ये अवेलेबल नहीं करा पाए तो उस वजह से भी इसे लॉस लगा। और जब 1000 उत्पादन किया तो सारा का सारा प्रोडक्ट भी बिक गया और इसे लाभ की प्राप्ति भी हुई। और इससे ज़्यादा अगर वो प्रोडक्ट बनाता है तो उसे क्या हो जाता है, लॉस लग जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसका प्रोडक्ट बिक नहीं पाता है। तो उत्पादन वो कितना करेगा, 1000 उत्पादन अगर करता है तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम लाभ की सीमा हो जाएगी। यानी कि जब 1000 प्रोडक्ट वो उत्पन्न करेगा तो उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर इससे वो कम उत्पादन करता है तो उसे लाभ की प्राप्ति अधिकतम नहीं होगी। लाभ की प्राप्ति तो होगी लेकिन अधिकतम लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं उसका संतुलन कहाँ पर हो रहा है, 1000 पर। इसे भी हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए कि कितना वो उत्पादन करेगा। एक साइड हम क्या रखेंगे, एक साइड अब रख लीजिए, इधर लाभ रखेंगे इधर, और इधर मात्रा। देखिए, अगर वो कितना कमा, अगर मान लीजिए कि शुरू में वो इधर यहाँ 1000 में लिख देते हैं, 1 2 3 4, यानी 1 2, रुकिए, 1 2 3 4, इसको अब 1000 में गिन लीजिएगा मात्रा। अब देखिए, जब अगर वो 1000 पहले क्या कर रहा है, 1000 प्रोडक्ट बना रहा है, तब उसको क्या हो रहा है, लाभ की प्राप्ति हो रही है, कम हो रही है। 2000 प्रोडक्ट बना रहा है, तब उसको लाभ कितना हो रहा है, इधर भी रख लेते हैं, 2 4 6 8 10। देखिए, जब वो 1000 प्रोडक्ट बनाता है तो उसे 2000 की लाभ होती है। जब वो 2000 प्रोडक्ट बनाता है तो उसे 4000 की लाभ होती है। जब वो 3000 प्रोडक्ट बनाता है तो उसे 6000 की लाभ होती है। लेकिन जब वो 4000 प्रोडक्ट बनाता है तो उसे 6500 5500 की ही लाभ होती है। अब देखिए ऐसा क्यों हो जाता है, पहले वो 1000 प्रोडक्ट बनाया, सारा उसका बिक गया तो उसको लाभ हुआ। फिर वो 2000 प्रोडक्ट बनाया, ये भी उसका सारा बिक गया, फिर भी उसको लाभ हुआ। 3000 बनाया, फिर भी सारा बिक गया, इसमें भी उसको लाभ हुआ। जब 4000 प्रोडक्ट बनाया तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा हुआ जो उसका बिका ही नहीं। अगर जो प्रोडक्ट मेरा बिका ही नहीं, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, उस समय इसको उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा जितना उसको 3000 में हुआ। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि जब 3000 प्रोडक्ट वो बनाता है उस समय उसको अधिकतम लाभ होता है। तो उस हिसाब से इसका जो उत्पादक के संतुलन क्या होगा, तो उस उत्पादक का संतुलन 3000 प्रोडक्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएँ होती है।
इससे पहले वाले चैप्टर में हम देखे थे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती है, और ये कैसा है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, या तुम इसको बोल सकते हैं जिस बाजार में पूरी तरह से प्रतियोगिता ना हो, या तो कह सकते हैं कुछ कुछ प्रतियोगिता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रतियोगिता एकदम से भी ना हो, और या तो फिर प्रतियोगिता कहीं कहीं नज़र आती हो, लेकिन पूरी तरह से प्रतियोगिता तो नज़र नहीं आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले इसका विशेषता होता है कि इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या सीमित होती है, यानी कि जो क्रेता होता है उसकी संख्या भी कम होती है और विक्रेता होती है उसकी भी संख्या कम होती है। और यही हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखे थे कि क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या अधिक होती है, यानी उसका कोई सीमा नहीं होता है। नेक्स्ट है उत्पादन के स्वरूप में भिन्नता, यानी जो उत्पादन होता है वो अलग अलग चीज़ों का होता है, यानी कि हर फर्म का उत्पादन अलग अलग होता है, एक जैसा सबका उत्पादन नहीं होता। इसी को बोलते हैं उत्पादन के स्वरूप में भिन्नता। इस कारण से क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि कोई मार्कर का उत्पादन करता है तो कोई पेन का उत्पादन करता है, तो दोनों का स्वरूप अलग अलग है। अब दोनों का कीमत से कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे को। अगर कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई पंखा बेच रहा है, तो इसमें दोनों का जो मार्केट है दोनों का एकदम अलग है, तो इस प्रकार से उसका कीमत भी एक दूसरे से अलग होगा, यानी कि वो सामान जो होगा अलग अलग होगा। नेक्स्ट है वस्तुओं के कीमत में अंतर। तो देखिए अभी तो बोले ना, स्वरूप में अंतर है तो कीमत में भी अंतर होगा ही, क्योंकि इसमें कोई मतलब रहता है नहीं। क्रेता तथा विक्रेता को बाजार की संपूर्ण ज्ञान नहीं होती है। जो क्रेता होता है और विक्रेता होता है उसको पूरे बाजार का कोई खास ज्ञान नहीं होता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो होता है लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इस वजह से अगर क्रेता ज़्यादा भी दाम में खरीद ले तो उसे पता ही नहीं चलता कि हम ज़्यादा पे करके आए हैं, और विक्रेता भी कभी कभी कम में ही बेच देता है, उसे पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, इस प्रकार के बाजार में प्रायः एकाधिकार का बाजार देखा जाता है। इसमें देखिए विक्रेता कभी भी कम में तो खैर नहीं बेचता है, जब भी बेचेगा तो वो अपने दाम से अधिक कीमत पर ही बेचता है। इसमें हमेशा खरीदने वाले को ही लॉस लगता है। अब देखिए इस प्रकार के बाजार में अधिकतर एकाधिकार का बाजार देखा जाता है। तो देखिए एकाधिकार का बाजार वैसा बाजार होता है जहाँ किसी एक का ही अधिकार हो, और या तो फिर अगर दूसरे चीज़ का अधिकार है भी तो कोई दूसरा वस्तु होता है। इस तरह का बाजार हमेशा आपको कहीं खास जगह पर ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड कभी गए हैं, वैष्णो देवी उत्तराखंड, तो वहाँ पर जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे ना तो वहाँ एक रोटी की कीमत भी आपको 100 रुपये देने पड़ जाती है, जबकि वही रोटी का कीमत पहाड़ के नीचे अगर खरीदेंगे तो आपको 10 रुपये ही पड़ेगी। तो रीज़न इसका ये है कि अब उतने ऊपर में जाएंगे वहाँ कोई दूसरा और बेचने वाला है नहीं, वहाँ एक ही आदमी का पूरा मार्केट है। अब वो अपना मर्जी से कीमत लेता है, अब उसके पास आप लेना है तो आपको लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। अब वहीं आप पानी का बोतल लेंगे तो वो भी आपको बहुत महंगा मिल जाएगा। अब देखिए वहाँ दूसरे आदमी का रोक भी होता है। इसमें क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के प्रवेश पर रोक भी होता है, यानी कि दूसरा आदमी जाकर के वहाँ दुकान खोल भी नहीं सकता है। तो इस कारणों से क्या होता है कि वहाँ एक ही आदमी का हमेशा अधिकार रहता है, और इस वजह से कीमत में अंतर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे। अब इसको पहले हम अब नहीं उतारें तो इसको उतार दीजिए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है। तो अंतर लिखते वक्त हम आपको बताए थे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती है, और यहाँ बताएं हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो दोनों को एक एक साइड लिख दीजिएगा, आपका ये अंतर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बता भी देते हैं, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, उसमें ये असीमित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, ये असीमित होती है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ देखिए उत्पादन के स्वरूप में भिन्नता, अब उसमें क्या हो जाएगा, सभी के उत्पादन का स्वरूप एक जैसा हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भिन्नता है तो उसमें हो जाएगा समानता। वस्तुओं के कीमतों में अंतर, वहाँ वस्तुओं के कीमतों में अंतर नहीं पाया जाता है। यहाँ हो जाएगा क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है,
लेकिन इसमें क्या हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कि उसको हमेशा बाजार का संपूर्ण ज्ञान होता है क्रेता और विक्रेता को। अब इसमें है इस प्रकार के बाजार में प्रायः एकाधिकार का बाजार पाया जाता है, इसमें हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, जितना चीज़ हम बोले वो भी आप नोट कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कुल आगम तथा सीमांत आगम में क्या संबंध होता है। तो कुल आगम जो होता है वो हमारा जो टोटल हमारे पास पैसे आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कुल आगम कहते हैं। और सीमांत आगम क्या होता है, जब किसी एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने के बाद हमारे पास जो पैसे आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम हमेशा वस्तु के कीमत के बराबर होती है। अब चलिए देखिए कुल आगम तथा सीमांत आगम में संबंध। अब देखिए जब MR कम होता है तब कुल आगम, जब MR कम हो रहा होता है तो कुल आगम घटते हुए दर से बढ़ता है। कहने का मतलब यहाँ देखिए अब जब MR क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, घटते हुए दर से बढ़ रहा है। अगर बढ़ते हुए दर से बढ़ता तो ये सीधा एकदम इससे बढ़ता, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, घटते हुए दर से बढ़ा। पहले अगर 10 बढ़ा है तो फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। अब इसको एक डाटा के जरिए समझिए। पहले इधर देखिए यहाँ सीमांत MR और इधर TR। पहले देखिए 10 है तो TR भी क्या होगा वहाँ 10। दूसरी बार देखिए ये 8 हो गया, अब ये कितना होगा 18 होगा, ये 6 हो गया, अब ये कितना हो गया 18 6 24 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये कितना हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, ये 0 होगा तो फिर 28 रहेगा। अगर ये -3 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस डाटा में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें संबंध। देखिए जब MR शून्य होता है तो TR अधिकतम होता है, यानी कह सकते हैं जब MR का मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू। MR का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू। और TR का मतलब क्या होता है, टोटल रिवेन्यू। TR का मतलब क्या होता है, टोटल रिवेन्यू। देखिए जब MR कम हो रहा होता है, देखिए जब MR क्या होता है, कम हो रहा होता है, तो TR बढ़ता है। कैसे, घटते हुए दर से बढ़ा। पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर कुछ नहीं बढ़ा, उसके बाद फिर क्या हो गया, माइनस हो गया। उसी तरह से अब देखिए जब MR शून्य होता है तो TR अधिकतम होता है, यानी कि जब मार्जिनल रिवेन्यू शून्य होता है तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है, अधिक होता है। जब देखिए यहाँ पर शून्य है तो उस समय टोटल रिवेन्यू क्या है, सबसे अधिक है। क्या 28 से ज़्यादा बड़ा अंक आपको नज़र आया कहीं, नहीं होगा। देखिए जब मार्जिनल रिवेन्यू स्थिर होता है तो टोटल रिवेन्यू समान गति दर से बढ़ता है। इसके लिए हमको एक दूसरा डाटा लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप मार्जिनल रिवेन्यू और इधर टोटल रिवेन्यू 3 3 3। अब ये देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 3 6 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कितना था, पहले 3, यहाँ भी 3, फिर बढ़ा 3 तो ये फिर कितना हुआ 6, अब की बार 3 तो ये कितना हो गया 9। यानी कि समान गति दर से ये बढ़ रहा है। तो यानी क्या बोल रहा है, जब मार्जिनल रिवेन्यू स्थिर होता है तो टोटल रिवेन्यू समान गति से बढ़ता है, यानी कि वो ना कम बढ़ता ना ज़्यादा। और अगर मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा बढ़ने लगे तो उस समय क्या हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू जो होगा और तेज़ी से बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जब मार्जिनल रिवेन्यू ऋणात्मक होती है तो उस समय से क्या होता है, टोटल रिवेन्यू घटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जब मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो गया, माइनस, और वहाँ से अब देखिए ये घटना शुरू हो गया। जितना आगे जाएगा वो उतना घटते चला जाएगा। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है टोटल रिवेन्यू। यानी मार्जिनल रिवेन्यू अगर बढ़ते जा रहा है तो टोटल रिवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और अगर मार्जिनल रिवेन्यू घटते जा रहा है तो टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा लेकिन घटते हुए दर से बढ़ेगा। और अगर मार्जिनल रिवेन्यू माइनस में चला गया तो उस समय आप समझ लीजिए आपका टोटल रिवेन्यू घटना
शुरू हो जाएगा, यानी कि उस समय से आपको लॉस लगना शुरू हो जाएगा। यानी कोई वस्तु को बेचने में हमको अगर लॉस लग रहा है तो हमारा घर से जो पूंजी लगाए थे वो भी चला जाएगा। तो देखिए अब इसमें आप कुछ तो रहा नहीं बताने को। अब ये जो पूरा चैप्टर है इसमें से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता हम सारा आपको दे दिए। सब का सब क्वेश्चन VBI आप इसको कॉपी में नोट कर लें और अच्छा से इसको पढ़ें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और सारे पॉइंट भी समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।